आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ। आप तीसरे विश्व युद्ध की संभावना की तरफ ध्यान ले जाना चाहते हैं। देखिए, एक बात आपसे साफ कह दूँ, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। थोड़ी सी धमकी सर्दी ये सब चलेगी, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना तब थोड़ी क्षीण हो गई जब फ्रांस ने, ब्रिटेन ने और ने जो नाटो के देश थे उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। समझ लीजिएगा। दूसरी चीज, ये युद्ध जो हो रही है इसमें सारी बदमाशी जो है इजराइल की है। अब इजराइल जो है, जिसको शरण लोगों ने दे दिया, शरणार्थी जो है, अब सबसे बड़ा राज्य ग्रेटर इजराइल बनाने का सपन देख रहा है। तो अब उसमें क्या बोला जाए? आप बोलेंगे कि चूंकि हम मुसलमान हैं तो हम ईरान के फेवर में होंगे और ईरान के बारे में बात करेंगे। देखिए, युद्ध किसी की भी हो, युद्ध जो है विनाश काल का रास्ता ले जाता है, विनाशकारी होता है, ये लाभ नहीं देता। और आज इसमें किसी को लाभ होता है और किसी को नुकसान होता है। नुकसान ईरान का जितना हो रहा है उतना ही इजराइल का भी हो रहा है, लेकिन इन दो की लड़ाई में किसी देश का फायदा होता है। जैसे अगर आप पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा रसिया का हो रहा है, क्योंकि उधर से तेल बंद होगा तो रसिया का तेल महंगा भी बिकेगा और रसिया लाभ उठाएगा। चीन केवल ईरान से तेल लेता था, बाकी तो लेते नहीं थे, उस पर तो 40 सालों से प्रतिबंध लगा हुआ था। तो इसमें कुछ देशों को फायदा है। एक देश और बात बताता हूँ कि रसिया को और सबसे बड़ा फायदा ये है कि अमेरिका जितना हथियार देता था यूक्रेन को, आज वो देने की स्थिति में नहीं है, यूक्रेन से मांगने की स्थिति में कि हमको थोड़ा वापस भेजो, इधर लड़ाई का मामला दिखाई दे रहा है। तो देखें, तो होता ही है कि लोग कहते हैं कि मुर्गा का जान जाता है लेकिन स्वाद खाने वाले को आता है। तो लड़ाई में इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं और वैसे लड़ाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जंग जंग है और जंग का अपना रंग है, और उस रंग में कोई रंग जाता है और कोई उस रंग में ऊब कर डूब जाता है। तो सवाल उसका है, रह गया ये कि अमेरिका दादागिरी चाहता है, जैसे क्षेत्र का गुंडा चाहता है कि हमारे ही दबाव में नेता भी रहे और जनता भी रहे, अब वसूली करता रहूं। उस तरह से अमेरिका की दादागिरी है। अमेरिका जो है वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं, वो किसी और के लिए नहीं, वो बाकी राज्यों यानी देशों पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है, चाहे जैसे भी चलाना चाहे। आज भारत को तो उसने फंसा दिया है, इस तरह से फंसा दिया कि रसिया से हम तेल ले रहे थे उसे बंद करा दिया, और अब कहता है कि जब तक इधर से तेल जाने का मार्ग नहीं खुलता है तब तक 1 महीने 30 दिन के लिए हम छूट देते हैं। क्या भारत अमेरिका का गुलाम है या भारत आज़ाद देश है? क्या हम अपनी विदेश नीतियों पर स्वयं सोच नहीं सकते? आज ये स्थिति पैदा हो गई है। एक मोदी सब पर भारी, वही मोदी बना भिखारी। आज भीख हम मांग रहे हैं अमेरिका से। कितनी बड़ी बात है और कितने सोचने की बात है। क्या देश की जनता समझ नहीं रही है? लेकिन जातीयता उन्माद पर चढ़ा हुआ है, धर्मवाद उन्माद पर चढ़ा हुआ है, मानववाद समाप्त हो रहा है। इस वजह से आज भारत के नागरिक इतना बेइज्जती सहते हुए, एक जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, उसके चक्कर भी ये देश पड़ा हुआ है। आज चक्कर ही नहीं, ये देश का स्वाभिमान, सम्मान सब तो डूब रहा है। ये डंका बजा रहे हैं या ढोलक फोड़ रहे हैं, ये ढोलक फाड़ रहे हैं, ये मुंहजोर आदमी है। अब क्या बोला जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। नैतिकता तो इस तरह मर गई है कि किस किस फाइल में नाम आने के बाद भी कोई नैतिक जवाबदारी नहीं, नैतिकता का सवाल नहीं, मानवता के प्रति इनके विचार नहीं। गजब हालत है इस देश का। अब लड़ाई की तो बात छोड़ दीजिए, तेल की महामारी होगी, हमारे देश में तेल तो निकलता नहीं है, कहाँ से तेल हम तो लेते हैं।
अब लेने का तरीका ये है कि एक दुकान जैसे बच जाती है, बाकी दुकानें अगर बंद हो जाए तो वो मनमानी करता है। तो इस तरह ये मनमानी चलेगा, नुकसान हमारा होगा। जनता को ये आश्वासन देते रहे, जनता के साथ ये करते रहे, अपने पूंजीवादी दोस्तों को बढ़ाते रहे। आपको मालूम है रसिया से आज भी आपका अंबानी तेल ले ही रहा था, थोड़ा कम ले या ज़्यादा ले, ये सारे चीज में सबसे ज़्यादा लाभ तेल के मामले में अंबानी को होगा। अब अडानी का तो क्या नाम है वहाँ का, इजराइल का जो इसका एयरपोर्ट था, क्या था सब तो वो हो गया। अब रह गया ये चीज कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में शांति रहे, देश नहीं दुनिया में शांति रहे, क्योंकि शांति ही विकास के मार्ग को खोलता है। अगर हम विकास के तरफ जाना चाहते हैं तो कांटा हटाना एक अलग बात है और कांटा बिछाना एक अलग बात है। जंग को अच्छे ढंग से लड़िए, वैचारिक जंग लड़िए, वैचारिक धाराओं से लड़िए। जो विवाद है वो संवाद करके उसे समाप्त करने के रास्ते पर ले चलिए। संवाद चलते हुए ही बम मार देना, मिसाइल मार देना, ये मार देना, ये तो दादागिरी है। और आप जानते हैं वही है वही जो राम रसीरा का होना वो है जो अल्लाह के तरफ से मंजूर होगा। खुमैनी के मर जाने से जंग बंद हो जाएगा ये समझ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लड़ेगा ईरान और ईरान का साथ रशिया और चीन देगा, लेकिन ये जंग में कूदेंगे नहीं। इसलिए तृतीय विश्व युद्ध की संभावना हमें नहीं दिखाई देती। देखिए, हर विदेश नीति पर और विदेश के कार्यों पर हमारे देश के संसद में चर्चा होती है, जिसका असर हमारे आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा हो या हमारे भौगोलिक पर पड़ रहा हो तो करना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि हमारा इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है। लेकिन ये सरकार ही जनता को अंधकार में रखकर बेकार की बातों में लगी है। जिस देश का विदेश मंत्री बच्चों जैसी बात करता हो, नीतियों पर आधारित बात न करता हो, और जिस देश का प्रधानमंत्री जंग होने के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इजराइल जाकर आता हो, क्या उसको खुफिया ये रिपोर्ट नहीं कि जंग होने वाली है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए चर्चा से सरकार भाग रही है। जबकि चर्चा होती है विदेश के घटनाओं पर तो वो इसलिए होती है कि इसका हमारे देश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो प्रभाव पड़ेगा उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं। तो चर्चा तो होनी चाहिए, मगर ये कहाँ चर्चा करती है। यहाँ तो चर्चा होती ही नहीं है, यहाँ तो केवल तारीफ की वर्षा होती है। एक व्यक्ति की तारीफ में लगे रहते हैं और दूसरा उस व्यक्ति की निंदा में लगा रहता है। संवैधानिक व्यवस्था पर कोई बात नहीं चलती है, किसी प्रकार का कोई और काम नहीं चलता है। तो इस तरह की चीज़ों पर क्या बात किया जाए, कुछ समझ से बाहर है। ये संसद चल रहा है, यही बहुत है। और संसद केवल देश की जनता के लिए नहीं चल रही है, संसद इन संसद सदस्यों के भत्ता के लिए चल रही है कि चलाएंगे और भत्ता खाएंगे। हाल ही में सर जी एक जबरदस्त वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है भारत के अपने नागपुर रहवासी केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी पर कि वो गौ मांस का निर्यात करते हैं, उसका व्यवसाय करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, क्या है ये? ऐसा है कि नितिन गडकरी के पीछे तो सरकार पड़ी है, उन्हीं की सरकार उनके पीछे पड़ी है। कितने लोग आपको मालूम है पेट्रोल में मिलाने वाले एथिनॉल का मामला था, लेकिन केवल नितिन के विरोध में ही बात चलाई गई और ये सारी चीज है। तो हो सकता है, देखिए मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं नितिन को बहुत दिनों से जानता हूँ, जब कुछ नहीं थे तब से जानता हूँ। हम लोग गांधी गेट पर बैठा करते थे तब से मैं जानता हूँ। नितिन चरित्रवान व्यक्ति है और नितिन के अंदर इस तरह की गलती नहीं है। लेकिन आजकल नितिन की टीम बड़ी लंबी हो गई है और वो टीम अगर नितिन के नाम पर कुछ गलत कर रही हो तो इससे इनकार नहीं है, क्योंकि नितिन के टीम में इस वक्त ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो ऑटो चलाते थे और ऑटो चलाकर अरबपति बन गए हैं। और उनके लिए बीप का धंधा हराम भी नहीं है, नाजायज भी नहीं है।
और उन व्यक्तियों का मैं नाम नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता कि उसके नाम को लेना, मेरे जब जीवा पर वो नाम आना भी बड़े शर्मनाक लगता है कि ऐसे गंदे लोगों का नाम मैं कैसे लूं जो समाज को भी कलंकित करते हैं और इसे चीज को करते हैं। इसलिए कहीं कहीं संदेह होता है कि नितिन की टीम में कुछ आ गए। जैसे आपको मालूम है कि रावण की टीम से विभीषण निकल करके राम को दिया, चूंकि राम सत्य के मार्ग पर थे इसलिए विभीषण को बुरा नहीं कहा गया, लेकिन भाई का दुश्मन भाई ही बना। उसी तरीके से नितिन की टीम में कुछ गलत लोग आ गए हैं जो हो सकता है कि नितिन के नाम पर गलत काम कर रहे हो, नाम नितिन का, काम उन जैसे गलत लोगों का हो। या इसमें हम ये भी मान सकते हैं कि नितिन के प्रतिद्वंदी भी नितिन को फंसाने के लिए उन्हीं नितिन के दोस्तों का सहारा लेकर के कार्य कर रहे हैं। भाई मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नितिन के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले हमको कई बार सोचना पड़ता है, इसलिए कि हमने शुरू से देखा कि वह व्यक्ति सिद्धांत और चरित्र के विपरीत नहीं गया। कहीं गया होगा, किसी और की नज़रों में गया होगा, हमारी नज़र में नहीं गया है। लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि ये काम नहीं हो रहा होगा, ये काम हो रहा होगा। नाम नितिन का है, काम उनके दुश्मन या उनके सहयोगी का है, इसकी जांच होनी चाहिए।